डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगी। ये सेशन कंडक्ट किया गया था कुछ चीफ मॉडरेटर्स के साथ मिलकर, जिन्होंने हमको बताया था कि बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इजी है और एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये सेशन मराठी में था, इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया टेलीग्राम पे एटसेट्रा इंस्टाग्राम पे कि मैम प्लीज आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको हिंदी में बताइए ताकि हमें समझने में आसानी हो। और सच में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैं जिन्होंने ये वीडियो कंडक्ट किया था दिनेश सर का थैंक यू करना चाहूंगी और सारे चीफ मॉडरेटर्स को भी एक बार दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम आवर टीम ऑल्सो कि थैंक यू सो मच ये इंस्ट्रक्शंस हमको बताने के लिए। तो एक एक करके मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी, वीडियो को छोटा रखेंगे आपको ताकि बात भी पता चल जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अब तक जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उन बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके पास क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, ये चैप्टर अगर आप मिला लो, ओके, इन 6 चैप्टर्स को अगर आप कर लो तो आपका ऑलमोस्ट 24 to 38 मार्क्स कवर हो जाएगा। मतलब विदाउट ऑप्शन 24 मार्क्स और विद ऑप्शन 38 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है ये 6 चैप्टर्स। ओके, अप्रोक्सीमेटली चलो एक एवरेज अगर निकाल लें तो ऐसा समझ के चलो कि 30 मार्क्स का आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आपने सिर्फ ये 6 चैप्टर कर लिए तो। इस चैप्टर में आपको गिने चुने कुछ टॉपिक्स, मतलब कुछ 4 से 5 पेजेस पढ़ने हैं। इस टॉपिक का आपका 1.5 पेज पढ़ना है, इस टॉपिक में से आपको 1.5 पेज पढ़ना है। 11th चैप्टर में कुछ आपको 9 to 10 पेजेस हैं। 14th चैप्टर का आपको कुछ 2.5 पेजेस पढ़ने हैं और 15th चैप्टर में आपको कुछ 9 से 10 पेजेस पढ़ने हैं। मतलब अगर आप देखो तो अगर आप 30 से 35 पेजेस भी अगर आप पढ़ लेते हो, सिर्फ 30 से 35 पेजेस, तो आपको 30 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिन चैप्टर्स में से मैक्सिमम पोर्शन डिलीट हो गया है उन चैप्टर्स का वेटेज अभी भी उतना ही है जितना पहले था। मतलब समझो अगर चैप्टर 6 का वेटेज 5 मार्क्स था तो अभी भी उतना ही वेटेज है, यानी सिर्फ 1.5 पेज पढ़ना है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जिन बच्चों ने बायो को हाथ भी नहीं लगाना है और जिनको बायो में जस्ट पास होना है, 50-60 मार्क्स लाने हैं, तो 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के। प्रैक्टिकल आपका बहुत इजी कंडक्ट होगा, आपको बताया जाएगा कि कौन से 4 प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं और वही 4 प्रैक्टिकल्स आपको करके जाने हैं। तो प्रैक्टिकल का तो आप टेंशन लो ही मत। तो प्रैक्टिकल के 30 में से 25 मार्क्स पकड़ लो और थ्योरी में से 30 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आप ये 6 चैप्टर्स कर लेते हैं। तो 50 to 55% आपका मार्क्स कंफर्म है बायोलॉजी में अगर आप ये 6 चैप्टर्स कर लेते हैं। तो ये मैं कौन से बच्चों के लिए बोल रही हूँ? ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने बायोलॉजी में अब तक कुछ भी नहीं किया है और जिनको आगे बायो में करियर नहीं बनाना है, जिनको सिर्फ पास होना है, उन बच्चों के लिए मैं ये बोल रही हूँ। ओके, अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शन दूंगी सारे इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि प्लीज इसी साल एग्जाम अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट योर एग्जाम इन दिस ईयर ओनली। अटेम्प्ट इसी एग्जाम को अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप अगर ये एग्जाम फेल हो जाते हो या अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं इस साल ड्रॉप ले लेता हूं और अगले साल मैं ये एग्जाम दे दूंगा, तो एक चीज याद रखो, आप अगर अगली साल ये एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो तो आपको पूरा 100% सिलेबस करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस आएगा, 30% रिडक्शन वाला सिलेबस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्लीज 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 कोशिश करो कि आप ये अप्रैल वाला सेशन ही अटेम्प्ट कर पाओ। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ कोरोना का केस अगर स्ट्रिक्ट हो जाता है, आपके घर में अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, तो आप जून वाला सेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि प्लीज आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही ट्राई करना कि आप सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दे दो। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोगे तो आप फायदे में रहोगे और ये बात मेरी स्ट्रिक्टली मानो। ओके, फिर अब थर्ड इंस्ट्रक्शन, मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो अब थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या बताया गया है हमको यहाँ पे? ऑलराइट, आपके पेपर्स में एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है कि जब भी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो उधर पे एक ऐसा लाइन दिया गया है दैट राइटिंग ऑप्शन नंबर अलोंग विद द करेक्ट आंसर इज मैंडेटरी। राइटिंग ऑप्शन नंबर
ABCD जो भी रहता है, राइटिंग दैट ऑप्शन नंबर अलॉन्ग विथ स्पेलिंग इज मैंडेटरी। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट आपको सजेशन दिया गया है। मैंडेटरी वर्ड का मतलब होता है कंपलसरी। तो ये स्ट्रिक्ट सजेशन है कि जब भी आप एमसीक्यू लिखोगे तो आपको ऑप्शन के साथ लिखना है, आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। आई रिपीट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। समझो आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट एमसीक्यू दिया गया है, फर्स्ट एमसीक्यू में ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दिया गया है और इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ओके, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर 1 कैसा रहेगा आपका, इसमें से जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है उस करेक्ट ऑप्शन का नंबर डालो और उसके आगे जो आंसर है वो आंसर लिखो, दैट्स इट। आपको क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, आपको आंसर रिपीट नहीं करना है, आपको एक बार में ही ऑप्शन नंबर और आगे का जो स्पेलिंग है वो लिखना है, बस इतना ही करो। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एमसीक्यू के बारे में ही है। एक चीज याद रखो, अगर आपने गलती से भी एक बार एमसीक्यू लिखा, फिर इसको कट कर दिया, फिर आपने दूसरा एमसीक्यू लिखा, तो ये एमसीक्यू काउंट नहीं होगा, आपको इस एमसीक्यू के मार्क्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो एमसीक्यू लिखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ही मार्क्स मिलेंगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एमसीक्यू लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसके ही मार्क्स मिलेंगे। मैंने साल भर आपको ये चीज बोली है कि एमसीक्यू को कैंसिल नहीं करना है, कट नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे सी बना देते हैं फिर इसके ऊपर ही ए बना देते हैं। अगर ऐसा ओवर राइटिंग आपने किया तो आपको मिलेगा अंडा, यानी 0 मार्क्स। अगर आपको उबले हुए अंडे पसंद है तो आप ऐसे गंदगी मचाना, पेपर में जितना हो सके उतना गंदगी मचाना अवॉइड करो। ये 4th इंस्ट्रक्शन था कि एमसीक्यू को एक ही बार लिखो, या तो पेपर के स्टार्टिंग में या तो एकदम एंडिंग में, बीच में एमसीक्यू मत लिखो। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको एमसीक्यू के आंसर्स याद नहीं है तो आप फर्स्ट पेज छोड़ दो, फर्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दो। जब लास्ट में आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना होगा तो आप लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन फर्स्ट पेज पे ही एमसीक्यू लिखो और एक बार में श्योर हो तो आंसर लिखो, श्योर नहीं हो तो बाद में लिखो, लेकिन कट पुट मत करना, कट किया तो 0 मार्क्स मिलेगा। फिर अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमको क्या बताया गया है, 5th इंस्ट्रक्शन। 5th इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको सारे के सारे डायग्राम्स अच्छी तरीके से लेबल करने हैं। डायग्राम्स को नीटली ड्रॉ करो, अच्छी तरीके से लेबल करो, लेबल्स की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने स्पेलिंग में एक भी अल्फाबेट खा लिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो डायग्राम्स को नीटली प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लेबलिंग करनी है। और तो और एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि आपके पूरे पेपर में 98 मार्क्स का जो पेपर सेट होता है विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स का रहता है, विद ऑप्शन 98 मार्क्स का रहता है। तो आपके पूरे 98 मार्क्स के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 मार्क्स का डायग्राम आता है, 17 to 18 मार्क्स के डायग्राम आते हैं। तो अगर आपने सिर्फ डायग्राम भी ड्रॉ किए तो भी आप पास हो जाओगे, अगर सारे डायग्राम्स भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप पास हो जाओगे। तो डायग्राम्स को अच्छे से ड्रॉ करो, अच्छे से लेबल करो और डायग्राम्स प्लीज ऑप्शन में मत छोड़ो। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है कि मैम डायग्राम का लेबलिंग पेन से करना है कि पेंसिल से करना है। तो इसके ऊपर जो एक मॉडरेटर मैम थे, नेहा मैम, उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप श्योर हो तो आप सिर्फ लेबलिंग पेन से कर सकते हो। अगर आप श्योर हो तो आप लेबलिंग पेन से कर सकते हो या पेंसिल से कर सकते हो, दोनों से चलेगा, पेन भी चलेगा, पेंसिल भी चलेगा। लेकिन डायग्राम की जो ड्राइंग है वो कंपलसरी आपको पेंसिल से करनी है, डायग्राम आपको पेन से ड्रॉ नहीं करना है। डायग्राम की जो ड्राइंग है वो पेंसिल से ड्रॉ करनी है। अगर आप लेबलिंग के बारे में श्योर हो तो आप पेन यूज कर सकते हो, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप पेंसिल यूज कर सकते हो। समझ में आई इतनी बात? ये था आपका सेकंड क्वेरी। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, तो ये सेकंड क्वेरी था। और थर्ड क्वेरी यहाँ पे क्या बताया गया, 1 मिनट में जरा देख लूं ताकि कुछ पॉइंट मिस ना हो। ऑल राइट, हाँ। और अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इसको प्लीज नोट कर लेना। कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, मैम प्लीज इंपॉर्टेंट डायग्राम के ऊपर सीरीज बनाओ या वीडियो बनाओ। तो इस मॉडरेशन वाली वीडियो में जो सर थे उन्होंने हमको बताया कि कौन से डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 के सारे डायग्राम्स आपको करने हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल और पोलन ग्रेन, माइक्रोपाइल, चलाजल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सीड का, मोनोकॉट सीड का डायग्राम है। चैप्टर
चैप्टर 1 के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, एक भी डायग्राम आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने पूछे जाएंगे, तो कुछ डायग्राम का आपको डायग्राम का फोटो दिया रहेगा, लेकिन उसका लेबलिंग आपको प्रैक्टिस आंसर करने के लिए बोलेंगे। तो इसके लिए मैम ने एक ऑप्शन दिया था कि आप एक काम कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में जितने भी डायग्राम्स है सबका जेरोक्स ले लो, सबके लेबल्स के ऊपर व्हाइट पेपर चिपका दो और फिर खुद से प्रैक्टिस करो कि इसका लेबल का आंसर क्या था, इसका लेबल का आंसर क्या था। तो ऐसे आपका खुद का टेस्ट हो जाएगा डायग्राम का। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, आपको चैप्टर 1 के सारे डायग्राम्स करने हैं। चैप्टर 2 में से आपको स्पर्म का डायग्राम याद होना चाहिए, ओवा का ओवम जो सेकेंडरी oocyte है उसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ब्लास्टुलेशन स्टेज, गैस्ट्रुलेशन स्टेज, ये डायग्राम्स आपको याद होना चाहिए, गैस्ट्रुलेशन। ओके, फिर उसके अलावा और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में से, स्पर्म हो गया, ब्लास्टुला हो गया, गैस्ट्रुला हो गया, टीएस ऑफ टेस्टिस आपको याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है चैप्टर 2 में से। ओके, फिर चैप्टर 3 में से मॉलिक्यूलर बेस नहीं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है, इसमें क्या आपको क्रॉसेस आ सकते हैं, इसमें ज्यादा डायग्राम नहीं है, तो मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड और टेस्ट क्रॉस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसका आपको जो बड़ा बड़ा डायग्राम है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आपको वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको डायग्राम देंगे और आपको बोलेंगे बताओ ये फेस कौन सा है। मतलब आपको mRNA का प्रोसेसिंग वाला डायग्राम दे सकते हैं और आपको बोलेंगे इंट्रॉन लेबल करो, एक्सॉन लेबल करो, 5' में कौन सा कैपिंग होता है, 3' एंड में कौन सा टेलिंग होता है, पॉली ए टेल लगाया जाता है। तो ऐसा कुछ आपको डायग्राम देंगे और आपको लेबल करने के लिए बोल सकते हैं चैप्टर 4 में से। तो डायग्राम का लेबल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ और लास्ट में जो लैक ओपेरॉन वाला कॉन्सेप्ट है उसका डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर उसके अलावा चैप्टर नंबर 5 में आपको कोई डायग्राम नहीं है। चैप्टर नंबर 6 का डायग्राम गलती से भी मत भूलना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, चैप्टर 6 का कौन सा डायग्राम है, 2 स्ट्रक्चर्स है, एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर है और एक रूट का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर दोनों आपको 100% करके जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम कंपलसरी आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से पूछने के लिए और कुछ है ही नहीं, तो प्लीज इस चैप्टर का डायग्राम करके जाना। फिर चैप्टर नंबर 7 में भी डायग्राम नहीं है क्योंकि हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 में से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम अच्छे से कर लो, इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से कर लो। इंटरनल स्ट्रक्चर का आपको डायग्राम दे सकते हैं और लेबल करने के लिए बोल सकते हैं कि वॉल्व्स का लेबलिंग करो या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और कंडक्टिंग सिस्टम आपको अच्छे से कर लेना है। और क्या बोला गया है चैप्टर 8 में से, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। ये एक नया डायग्राम है तो ये भी आ सकता है। प्लस आपको जो चार्ट दिया गया है वो पल्स वाला जो चार्ट है, ओके, जिसमें आपको मतलब सारे एक सेकंड का रीडिंग दिया गया है, तो वो चार्ट आप अच्छे से रीड कर लो। ECG का ग्राफ आप अच्छे से ड्रॉ कर लो, तो चैप्टर नंबर 8 में से वो हो जाएगा। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 9, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। चैप्टर नंबर 9 में से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आ सकता है, देखो ब्रेन वगैरह का डायग्राम कोई लेबल करने के लिए नहीं, ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, हाँ उसका लेबलिंग आपको आ सकता है। कॉर्पस कलोजम का लेबलिंग बोल सकते हैं, सेरिब्रम का लेबलिंग बोल सकते हैं। तो लेबलिंग के लिए आप डायग्राम देख के जाओ, लेकिन ड्रॉइंग करने के लिए टीएस ऑफ स्पाइनल नर्व आएगा। देखो 2 डायग्राम है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक अलग डायग्राम है और स्पाइनल नर्व एक अलग डायग्राम है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। टीएस ऑफ स्पाइनल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी आ सकता है, या दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो टीएस ऑफ स्पाइनल नर्व कर लेना। और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ डायग्राम ऐसे है नहीं प्रैक्टिस करने लायक। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन वाला पार्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है। आप उसको कोई भी लाइफ साइकिल मत प्रैक्टिस करो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में आपको डायग्राम्स ऐसा ज्यादा नहीं है, बायोगैस का जो प्लांट है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको जो टेबल्स दिए गए हैं, मतलब समझो माइक्रोब्स दिया गया है और माइक्रोब्स का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का ऐसे चार्ट दिया गया है, यहाँ पे कुछ रहेगा और इसका प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ रहेगा और इसका प्रोडक्ट, या एंटीबॉडीज कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, विटामिन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो ऐसा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम जैसा चार्ट आ सकता है चैप्टर 11 से। चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है, इसका मैंने 1 शॉट वीडियो डाल दिया है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको आज मिल जाएगा शाम तक।
तो ये जो चैप्टर 12 है, ये चैप्टर 12 में से आपको ज्यादा कुछ डायग्राम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। पीसीआर के स्टेप्स प्रैक्टिस कर लो, इसका लेबलिंग आपको आ सकता है कि मतलब डीनेचुरेशन वाला स्टेज आपको लेबल करने बोल सकते हैं, अनीलिंग वाला स्टेज बोल सकते हैं, एक्सटेंशन वाला स्टेज बोल सकते हैं। तो पीसीआर का डायग्राम प्रैक्टिस कर लो और स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाला है जिसमें कुछ 6 से 7 स्टेप्स है, वो वाला पाथवे अच्छे से फॉलो कर लो, तो आपका आंसर भी लर्न हो जाएगा और आपके डायग्राम भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में कुछ भी नहीं है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, मतलब ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाला पार्ट है। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम में भी डायग्राम नहीं है और चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी में भी डायग्राम नहीं है। तो ये जो जितने भी डायग्राम्स मैंने बताए, अब आप अगर इतने डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पक्का इनमें से ही डायग्राम्स आ सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर पहले से आप दूसरे एक्स्ट्रा डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करते हो तो वो भी प्रैक्टिस करते रहना, वो मत छोड़ देना। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या आता है, रुको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये अपना इंस्ट्रक्शन नंबर रहेगा 6। तो दिस इज अवर इंस्ट्रक्शन नंबर 6। ओके, ऑल राइट। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 में हमको क्या बताया गया है, प्रैक्टिकल्स के बारे में बोला गया है। प्रैक्टिकल्स आपके इजी कंडक्ट होंगे, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लिमिटेड प्रैक्टिकल्स बताए जाएंगे, उतना ही करना पड़ेगा। जो आपका स्पॉट्स होता था, पहले कैसे होता था प्रीवियस ईयर तक, 10 स्पॉट्स के 10 मार्क्स मिलते थे, लेकिन इस साल ऐसा बोला गया है कि आपको सिर्फ 4 स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने रहेंगे और उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल की टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल इजी कंडक्ट होगा, इतना ट्रस्ट करो अपनी अंजलि मैम पे, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल्स हो जाएगा तो उसके बाद आपको आता है, हाँ, कंप्लीट द चार्ट और डायग्राम वाला पॉइंट मैंने बता दिया। डायग्राम को लेबलिंग पेन से कर सकते हो लेकिन ड्राइंग पेंसिल से करना है। और क्वेश्चन बैंक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहो, क्वेश्चन बैंक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनने से पहले ही आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं। क्वेश्चन मैं शुरुआत से आपको बोलते हुए आ रही हूँ कि क्वेश्चन बैंक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहो। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, फिर क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में से आपको एक पैटर्न बताया गया है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। समझो अगर ऐसा एक क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ओके, क्वेश्चन बैंक में ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, और एग्जाम में आ गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, तो दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन टॉपिक सेम है, तो सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को समझो। कुछ बच्चों को क्वेश्चन था कि मैम सिर्फ एक्सरसाइज के पीछे से ही क्वेश्चन आएगा या टेक्स्ट बुक के बीच में से भी क्वेश्चन आएगा। तो जो एक मेंटर थे उन्होंने बोला कि आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करनी है, लेकिन अगर आपके पास अब टाइम नहीं है, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, और साथ ही साथ में जो डू यू नो वाला बॉक्स है, वो डू यू नो वाला बॉक्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। कैन यू टेल या डू यू रिमेंबर अगर आपने बाद में किया या नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन डू यू नो वाला बॉक्स अच्छे से लर्न करो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसको अच्छे से लर्न करो, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का पैटर्न समझ के जाओ, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े से तोड़ मरोड़ के आ सकते हैं, लेकिन डरो मत, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, आप पास हो जाओगे। फिर उसके बाद डू यू नो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, हाँ, जो आपको अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे 14th चैप्टर में प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन वगैरह दिया गया है, या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स में पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्टिंग्विश दिया गया है। तो जो ऐसे कॉन्सेप्ट है उनको डिस्टिंग्विश के पैटर्न में समझने की कोशिश करो या लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे अगर आप लर्न करोगे तो आपको दोनों पॉइंट्स याद हो जाएंगे। जैसे 7 चैप्टर है, 5 हार्मोन्स है, तो मैंने आपको मैराथन वाले लेक्चर में बताया भी था कि 5 हार्मोन्स को आप डिस्टिंग्विश के पैटर्न में याद करो, तो किसी भी हार्मोन के ऊपर अगर आप शॉर्ट नोट आया तो आप आसानी से लिख पाओगे। तो बड़े बड़े आंसर्स को डिस्टिंग्विश के पैटर्न में याद करो, आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे गंदगी करते हैं, प्लीज सेक्शंस को मिक्स मत करो। आप सेक्शन 1 के बीच में सेक्शन 2, सेक्शन 2 के बीच में सेक्शन 3, ऐसा मत करो। एक सेक्शन स्टार्ट किया है तो उसको कंटिन्यू करो, सेक्शंस को मिक्स मत करो, सेक्शंस को कंटिन्यू करो, ओके। डू नॉट मिक्स द सेक्शंस, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिक्स कर दिया, सेक्शन सी और सेक्शन डी को मिक्स कर दिया, ऐसा मत करो।
आपको पहले सेक्शन डी स्टार्ट करना है। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है पेपर तो आप लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, लेकिन कंटिन्यू लास्ट क्वेश्चन लिखो। आपने एक क्वेश्चन सेक्शन ए का लिखा, एक क्वेश्चन सेक्शन बी का लिखा, फिर वापस सेक्शन ए का लिखा, फिर वापस क्वेश्चन सेक्शन डी का लिखा, ऐसा मत करो। एक बार में एक ही सेक्शन कंटिन्यू करो, क्योंकि जब आप ऐसे खिचड़ी पका देते हो पेपर में तो टीचर के दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है कि आपने पेपर को सीरियसली नहीं लिखा है। और एक टीचर के पास बोर्ड का पेपर चेक करने के लिए सिर्फ 2.5 से 3 मिनट का समय होता है। अगर आप इतना गंदगी करोगे, इतना कंफ्यूजन करोगे तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगी और आपके मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। तो सेक्शन नंबर्स को मिक्स मत करो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट करेक्ट क्वेश्चन नंबर। प्लीज क्वेश्चन नंबर करेक्ट लिखो। मेरे ये बच्चे 1000 बार बोलने के बाद भी सब यही गलती करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर रहे हो तो अपने बुक में भी क्वेश्चन नंबर 8 ही लिखो। क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर आया है वही क्वेश्चन लिखो, अपने मन से उसको नया नंबर मत दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर करेक्ट लिखो। अगर क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया और पूरा आंसर करेक्ट लिखा है तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्या बोला मैंने? अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया और आंसर करेक्ट है फिर भी 0 मार्क्स मिलेगा। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों पेपर के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मुझे क्या बताना था? हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये है कि क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर डिफाइन पूछा है, समझो ऐसा बोला गया है कि डिफाइन ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स का डेफिनेशन लिखो। फिर बोला गया है गिव एनी 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, तो सिर्फ 2 टाइप्स बताओ, उनके नाम बताओ, उसको एक्सप्लेन मत करने लग जाओ। एक्सप्लेन करने बोला है तो एक्सप्लेन करो, नाम लिखने बोला है तो नाम लिखो, एनलिस्ट करने बोला है तो नाम लिखो। इस बार का जो पेपर है इसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रखा गया है, मतलब आपको एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। पहले कैसे होता था, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरा 1 पेज आंसर लिखना रहता था, अब वैसा नहीं करना है। 4 मार्क के क्वेश्चन का आंसर 4 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है आंसर का वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो प्लीज टू द पॉइंट आंसर लिखो, जितना पूछा है उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रीड क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करो, क्वेश्चन को समझो। आपको एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन दिया रहता है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग आंसर लिखो। प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और अच्छे से आंसर लिखो। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था। और हाँ, और एक चीज देखो, आपको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है, इसीलिए हर साल 32 पेजेस का आंसर शीट होता था, इस साल 28 पेजेस का आंसर शीट मिलेगा, क्योंकि आपको ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको अपना दिमाग यूज करना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है। और एक पॉइंट मैं बता दूं कि डायग्राम्स को लेबल करते वक्त याद रखो, आपको इंपॉर्टेंट लेबल लिखने हैं। अगर आप सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ऐसा लेबल लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे एंथर का स्ट्रक्चर अगर पूछा गया है तो एंथर का मेन लेबल क्या है, अंदर के टेप टर्म, ओके, या एंथर का स्ट्रक्चर पूछा, हाँ, तो एंथर के स्ट्रक्चर में टेप टर्म का लेयर बताओ, स्पोरोजिनस टिश्यू बताओ, पैरेन्काइमा टिश्यू का लेयर बताओ, ये इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं। तो डायग्राम के लेबल्स, कोई भी लेबल आपको नहीं लिखने, इंपॉर्टेंट लेबल उसमें के कौन से हैं वो लिखने हैं। हर एक लेबल का हाफ मार्क्स कैरी होता है, या कभी कभी कोई डायग्राम में एक लेबल का 1 मार्क्स रहता है। तो प्लीज डायग्राम को ऑप्शन में मत छोड़ो, जितने डायग्राम्स मैंने बताए हैं कम से कम उतने तो कर लो। और अगर आपको कोई चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है तो आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लो। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आप लास्ट में पढ़ना, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स मत करो। और मैं अब यही बोलूंगी, लास्ट का पार्ट है, एंडिंग का पार्ट है, जो चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दो। ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये 6 चैप्टर्स, जिन्होंने बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है वो लोग अगर ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो भी वो पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओके, तो जितना भी मॉडरेटर्स वाली वीडियो में इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, मैंने सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो काम आएगी। और इन्हीं चैप्टर्स के बेसिस पर मैं अपना टारगेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। 20 डेज का टारगेट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, उसमें से आपको हम डेली टारगेट देते हैं कि आपको एक दिन में कौन सा चैप्टर करना है और उस चैप्टर में से आपको कौन सा पार्ट करना है। तो अगर आपने अब तक हमारा टारगेट वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको टारगेट वीडियो
वीडियोस मिलेंगे। 20 डेज का टारगेट आप देखिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जानने हैं कि उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम कर सकते हैं, तो आप मेरा 30 डेज वाला स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्प आएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर करने का कोशिश करूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। आप टाइम वेस्ट मत करो बच्चा लोग, एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन ही होने वाला है। अब किसी चीज का एक्सक्यूजेस देके फायदा नहीं है। हॉल टिकट भी रिलीज होने वाली है, ऑलमोस्ट आ गई है, तो अब किसी चीज का वेट मत करो, प्लीज पढ़ाई करो, हमारी चैनल के साथ बने रहो, हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। और एक ही रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि अब वो 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उनको भी हेल्प होनी चाहिए। उनके लिए हमने 11th का बेस क्लियर करना स्टार्ट कर दिया है। 11th का टॉपिक हम एकदम बेस में जाके पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके साथ जो गलती हुई थी, आपका बेस क्लियर नहीं हो पाया था, तो ऐसे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। तो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ हमारी चैनल को शेयर करो, उनको बोलो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि हम उनको फ्री नोट्स दे रहे हैं टारगेट की, बायोलॉजी और फिजिक्स की, और उनके लिए भी हम बहुत जल्द सरप्राइज वीडियोस लाने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। बायोटेक्नोलॉजी का 1 शॉट वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा, सेकेंड पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। बस पढ़ाई करते रहो, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ, तबियत खराब है तो भी, बट सब कुछ वसूल हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। तबियत का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जरूर इन्फॉर्म कर देना। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।